हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आपके बीच आ गए हैं एक नया वीडियो लेके नए जोश के साथ। आज के इस वीडियो का नाम है वाटर रिसोर्स। हम सभी जानते हैं कि पानी पूरी दुनिया में है, फिर भी सबको पानी की कमी है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी वाटर क्राइसिस की समस्या बनी रहती है। और क्या बड़े डैम सच में फायदेमंद है या नुकसानदेह? आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स चैप्टर के जरिए जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करके घोल के पी जाना है। और ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इसके मिलेंगे नोट्स, एग्जाम्पल्स और डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन। और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा स्मार्ट रिवीजन और स्मार्ट एग्जाम टिप्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वाटर रिसोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर एज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर स्कैर्सिटी, ह्यूमन कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, नीड्स फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, criticism of multi-purpose projects, interstate water disputes, rainwater harvesting, traditional rainwater harvesting system, rooftop rainwater harvesting system, bamboo drip irrigation system, and इन सब और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए? तो अब इन्हीं चीजों को आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे वाटर एज ए रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। वाटर को हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों मानते हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स हर वो चीज होता है जो एक बार खत्म हो जाए तो हम दोबारा फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वाटर भी कुछ इसी प्रकार का रिसोर्स है, इसीलिए हम लोग वाटर को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जो वाटर है पूरी दुनिया में जितना भी लैंड है उसका 3/4 पार्ट पे सिर्फ वाटर ही वाटर है। इसीलिए अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं अर्थ को, जो चारों तरफ पानी ही पानी होने के कारण अर्थ हमको ब्लू दिखता है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि अगर सच में धरती पर इतना ज्यादा पानी है तो हमें पानी की समस्याएं क्यों देखने को मिलती हैं? 3/4 का मतलब यह हुआ कि जब किसी चीज को आप 4 बराबर भाग में बांट दीजिए और उसमें से 3 भाग निकालिए, उस 3 भाग पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। अर्थ को आप 4 बराबर भागों में बांट दीजिए और उसमें से 3 भाग जो होगा सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। तो अगर इतना पानी है सच में धरती पर, तो हमें पानी की समस्याओं को क्यों झेलना पड़ता है? वो इसीलिए क्योंकि जो पीने लायक पानी है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूजफुल वाटर है, वो बहुत कम है। क्योंकि जो इतने सारे वाटर है ये या तो समुद्र के पानी है, या तो क्या सिर्फ समुद्र के ही पानी है, सलाइन वाटर है जो कि पीने के लिए यूज नहीं है। लेकिन जो हमारे यूज के लिए जो वाटर है वो सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आते हैं, उसके थ्रू जो नदियों में पानी आते हैं वे पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं, या फिर बारिश के जरिए, रेन के जरिए जो वाटर से जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसके जरिए हमारा जो पानी प्राप्त होता है हमें, वो पानी हम यूज करते हैं पीने के लिए। तो जितना भी पानी धरती पर मौजूद है उसका सिर्फ हम 98% वाटर लगभग वेस्ट है, सिर्फ 2% वाटर हम पीने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो फ्रेश वाटर की जो उपलब्धता है, यानी जो जितना भी वाटर है उसमें जो फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन है वो काफी कम है। इस वजह से हमारे लिए कभी कभी वाटर क्राइसिस की समस्या हमारे सामने हो जाती है। अब ये फ्रेश वाटर हमें कहां से मिलता है? तो बारिश के जरिए जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उससे, फिर सरफेस रन ऑफ वाटर यानी जो नदियों में पानी आते हैं ग्लेशियर के जरिए उससे, और ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे पानी है उस पानी का यूज करके हम लोग फ्रेश वाटर का जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। अब जो वाटर है रिन्यू कैसे होता है? मान लीजिए हमारे आसपास जितनी भी पानी है उसको हमने एक बार यूज कर लिया, खत्म हो गया, फिर रिन्यू कैसे होता है? तो हम देखते हैं जो हमारे आसपास नदी, नाले, तालाब इत्यादि हैं, जब गर्मी के दिनों में काफी अधिक धूप होती है जिसके कारण क्या होता है, भाप बन के इवेपोरेट होके ये पानी कहाँ चला जाता है? ऊपर आसमान में बादल बन जाता है।
फिर ऊपर कम टेम्परेचर होने के कारण ये कंडेंस होकर इस प्रकार से बादल बन जाते हैं। लेकिन बादल भी कब तक बनेगा? बादल की भी ऊपर एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जब वो ऊपर उसका भारीपन अधिक बढ़ जाता है, ऊपर उसके रुकने की क्षमता बढ़ जाती है, तब वो क्या होता है, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन यानी बारिश बन के वो फिर से वापस नदी नाले तालाब को भर देता है, और इस प्रकार से वापस जो ग्राउंड पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बनी रहती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये वाटर साइकिल का प्रोसेस है, जिसके जरिए हमें वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे बार बार प्राप्त होते रहता है। अब हम जानेंगे वाटर स्कैरसिटी के बारे में। वाटर स्कैरसिटी से हम क्या समझते हैं? वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है कि जितना भी पानी का डिमांड है वो फुलफिल करने में अगर हम फेल हो जाए तो वो जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन को बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी अकर्स व्हेन द डिमांड ऑफ वाटर एक्सीड्स इट्स अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारे पास पानी 2 लीटर है और उसको हमको यूज पानी का 4 लीटर पानी का यूज है। तो ये जो सिचुएशन, ऐसा नहीं कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना पानी है वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होता है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। अब जब भी हम वाटर स्कैरसिटी के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में ख्याल आने लगता है, ओ राजस्थान, सूखा एरिया, ओ बंजर एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर स्कैरसिटी का मतलब अभी जैसा कि हमने जान लिया कि हमारे पास ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल नहीं है, पानी है, लेकिन जो हमारी जरूरतें हैं उस दौरान उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उतना अवेलेबल वाटर है वो पर्याप्त नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वाटर स्कैरसिटी की समस्याएं सिर्फ उन जगहों पर होंगी जहां पे कम बारिश होता है, जो बंजर इलाके हैं, बल्कि उन जगहों पर भी होता है जहां पे अधिक पॉपुलेशन है, लोगों का पानी का डिमांड अधिक है, जिसके कारण वाटर शॉर्टेज जैसी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे गर्मी के दिनों में हमारे दिन न्यूज में दिल्ली, मुंबई इत्यादि जैसे बड़े शहरों के हाल देखते रहते हैं कि किस प्रकार से लोग एक एक टैंकर पानी हजारों रुपए में मंगाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी पानी की जरूरतें पूरा नहीं होती है, क्योंकि अधिक वहाँ पे पॉपुलेशन है, अधिक जनसंख्या होने के कारण जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम है, और फिर वो कहीं दूर से अगर आता भी है तो लोगों के उन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है जितना कि उनको वास्तव में जरूरत है। तो जो मूलभूत जो चीजें हैं जो उस पानी के साथ वो उपलब्धता के साथ कर सकते, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए वो उन पानी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पानी है वो हमें नॉर्मल रूप से जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसी वजह से जो सीन क्रिएट होता है इसको हम वाटर स्कैरसिटी बोलते हैं। अब ये वाटर स्कैरसिटी होता क्यों है? अभी हमने डिस्कस किया रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के अधिक बढ़ने के कारण हमारे पास अभी 1 बाल्टी पानी है, हम सोच रहे कि आज हमारे लिए पर्याप्त है, आज हमारे पास जितना पानी, मुझे जितना भी प्यास लगेगा 20 लीटर का प्यास थोड़ी ना लगेगा, हम पिएंगे आराम से हाथ पैर धुलेंगे। लेकिन क्या हो अगर 4 गेस्ट और आ जाएं, तो हो सकता है वो 20 लीटर पानी भी हमारे लिए कम पड़ जाए। यानी कि ये तो एक नॉर्मल घर, नॉर्मल रूम का एग्जाम्पल हुआ। यही एग्जाम्पल आप बड़े देश के तौर पे देखिए, बड़े राज्य के तौर पे देखिए, तो जो पानी हमारे पास उपलब्ध है वो उतना ही है। जनसंख्या के बढ़ने से ये नहीं होता है कि चलो आज 10 लोगों का जनसंख्या बढ़ गया, भगवान सोचे चलो नीचे 10 लीटर पानी और बढ़ा देते, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास पानी लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन जब अधिक बढ़ जाता है तो इस स्थिति में वाटर क्राइसिस की समस्या देखने को मिलती है, वाटर स्कैरसिटी की समस्याएं देखने को मिलती है। फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि गाड़ी अगर धुल जाना, प्रेशर पाइप से गाड़ी धुलने के लिए, एक बड़ी गाड़ी धुलने के लिए जो प्रेशर पाइप्स होते हैं उसके जरिए अगर हम गाड़ी धुलें तो मुश्किल से मुश्किल 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है एक बड़ी गाड़ी को धुलने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम नॉर्मल पाइप के जरिए पानी को, कार को धुलें, बड़ी गाड़ी को धुलें, तो क्या 20 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर पानी भी कम पड़ जाता है, और फिर भी उतना प्रॉपर तरीके से वो क्लीन नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पानी जितना हम, जिन लोगों के पास पानी की अवेलेबिलिटी आराम से है, वो पानी के महत्व को उतना नहीं समझ रहे हैं, और जितना उसमें एक्चुअल यूज होना चाहिए उससे कई गुना यूज कर दे रहे हैं, जिसके कारण वाटर एक्सप्लॉइटेशन के कारण जो ग्राउंड लेवल का जो समस्या है,
ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो धीरे धीरे और नीचे चला जा रहा है, जिसके कारण हमें वाटर की जो स्कैर्सिटी की समस्या है वो देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि आजकल शहरों में कई सारी कॉलोनियां बन रही हैं, वहां पे क्या होता है कि हर घर में एक पंप लगा है, हर घर में एक मोटर ट्यूबवेल लगा है, जिसके कारण क्या होता है उन लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि वाटर कितना एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है और वो पानी का धड़ल्ले से यूज करते हैं। इसके कारण भी ये होता है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो और नीचे चला जाता है। तो वाटर एक्सप्लोटेशन एक मेन समस्या है जो वाटर स्कैर्सिटी की समस्या को जन्म देता है। फिर अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, हम वही चीज देखते हैं कि जिसके पास रिसोर्स है वो वाटर को एक्यूमुलेट कर लेता है अपने पास अलग अलग मीडियम से, ट्यूबवेल लगा के, समरसीबल लगा के, और इन सभी माध्यम के जरिए वाटर किसी के पास इतना एक्सेस है कि 1 लीटर अगर उसको पानी का यूज है तो 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर करता है। लेकिन जिन लोगों के पास ये रिसोर्स नहीं है वो क्या करते हैं कि 1-1 लीटर पानी पीने भर के पानी के लिए भी तरसते हैं। तो अनइक्वल एक्सेस होने के कारण भी हमें वाटर स्कैर्सिटी की समस्याओं को देखने को मिलता है। फिर पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, अब जो हमारा वाटर बॉडी है, जो नदियां हैं, उसमें हम आए दिन खबरों के जरिए न्यूज में देखते रहते हैं कि किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो बिना रेगुलेशन के, बिना किसी उस ट्रीटमेंट के उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो अशुद्धियां हैं, उसके जो पॉल्यूटेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के, वो हमारी नदियों में जाके मिल जाता है। जिससे क्या होता है नदी के तो डेड होने की, नदी के मर जाने की समस्याएं तो बढ़ती ही हैं, लेकिन उसमें जो पहले से प्योर वाटर था वो भी पॉल्यूट होता है, जिसके कारण जो इंसानी यूज के लिए है वो पानी नहीं रह जाता है और इसके कारण भी वाटर स्कैर्सिटी की समस्याएं बढ़ती हैं। एक्सेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर से हम ये समझते हैं कि ग्राउंड वाटर की, अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि जिन लोगों के पास रिसोर्स है ट्यूबवेल, समरसेबल इत्यादि लगा के पानी का अंधाधुंध यूज करते हैं, जिससे क्या होता है ग्राउंड वाटर तेजी से नीचे की ओर जाता है। अगर हम ह्यूमन इंड्यूस्ड वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेस के बारे में समझे तो उसमें से पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से कैसे वाटर स्कैर्सिटी की समस्याएं आती हैं, तो हम देखते हैं कि जो खेती है, पानी का सबसे अधिक यूज हमें खेती बाड़ी के ही एक्टिविटीज में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें हर सीजन में जब भी हम नया फसल लगाते हैं उसमें पानी का भरपूर आवश्यकता पड़ता है, नहीं तो फसल ठीक से तैयार नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता है। फिर ओवर इरिगेशन, कहीं किन्हीं क्षेत्रों में जहां पर वाटर लेवल, सॉइल की वो क्वालिटी नहीं है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अधिक हो, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में ओवर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से लोग ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं। ट्यूबवेल से अधिक मात्रा में पानी ग्राउंड वाटर से खींचा जाता है, जिसके कारण ये होता है कि उन क्षेत्रों में वाटर लेवल की जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है और वाटर लेवल डिक्लाइन हो जाता है, जिसके कारण वाटर स्कैर्सिटी की समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि सरकार को चाहिए कि हर किसान के खेत तक कैनाल की व्यवस्थाएं करवाएं, जिसमें पानी सीधा नदियों के द्वारा छोड़ा जाए, जिससे ये होगा कि किसानों पे भी ट्यूबवेल लगाने का अननेसेसरी बर्डन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको आसानी से पानी मिल जाएगा और पानी का वेस्टेज भी रुक जाएगा। फिर हम दूसरा कारण देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्रियों से कैसे वाटर स्कैर्सिटी की समस्याएं होती है। तो हम देखते हैं जो हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री और भी छोटे मोटे जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्री में, हर प्रकार के इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में कहीं ना कहीं पानी की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और उस पानी के कारण क्या होता है, वो लोग जो उसमें फैक्ट्रियों में पानी का यूज करते हैं फ्रेश वाटर का यूज करते हैं। सीधा उनके यहाँ एक पंपिंग सेट होता है, जिसके जरिए वो सीधा ग्राउंड वाटर पानी को ऊपर खींचते हैं और उससे वो जो भी उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स है उससे वो पूरा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वाटर स्कैर्सिटी की समस्याएं बढ़ती हैं। फिर उसके बाद यही जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके बाद जब वो पानी का यूज हो जाता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट बनता है, उसमें कई सारे केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स मिले हुए होते हैं, जो वापस वाटर बॉडीज में जाते हैं और वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, जिसके कारण जो वाटर बॉडीज की नॉर्मल वाटर है वो भी इंसानी यूज से दूर रह जाता है। इंसान उसको यूज नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं कुछ लोग अज्ञानतावश, तो उनको कई प्रकार की बीमारी और उसके दुष्परिणाम का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि
उनको ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि उनका जो वेस्ट वाटर था वापस वो रिट्रीट करके वापस फिर उसके जो उनकी जो जरूरतें हैं उसमें वो यूज कर ले। लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही फैक्ट्रियां करती हैं, ना के बराबर करती। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या है, उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो फैक्ट्रियां जो है वो यही कोशिश करती हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसको निकालें और फ्रेश वाटर के जरिए जो भी इंडस्ट्रियल नीड्स है उसको पूरा करें। फिर अर्बनाइजेशन के जरिए कैसे वाटर स्कैर्सिटी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अर्बनाइजेशन में हम देखते हैं कि शहरों में धीरे धीरे गांवों की जनसंख्या शहरों में बढ़ते चली जा रही है, जिसके कारण शहरों में नए नए मोहल्ले, नए नए बस्तियां, नए नए सोसाइटीज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। और इन सोसाइटीज में, इन घरों में क्या है, लोग अपना अपना खुद का इंडिपेंडेंट बोरवेल लगवा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी का ओवर एक्सट्रैक्शन होता है और ओवर एक्सट्रैक्शन के कारण ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होता है और हमें वाटर स्कैर्सिटी की समस्या देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे कि हमें पानी को बचाने की आवश्यकता क्यों है, पानी के यूज को हम किस प्रकार से मैनेज करें। तो पानी को बचाना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना है। अभी हमने देखा था पिछले दिनों कि इंदौर में गंदे पानी पीने की वजह से कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सभी को मिलना काफी जरूरी है, जिसके कारण नहीं तो लोगों का क्या होता है कि जो हेल्थ पे है बुरा असर इसका पड़ता है। फिर मेंटेनेंस फूड सिक्योरिटी, यानी जो खाने पीने की जो समस्याएं हैं, जो पीने की समस्या है मूल रूप से पानी की, वो लोगों को नहीं होती है। इस वजह से भी हमें पानी को बचाना चाहिए। और पानी को क्यों बचाना चाहिए? प्रोटेक्ट्स लिवलीहुड, यानी हमारी जो जीविका के साधन है उसकी भी रक्षा पानी करता है। फिर प्रोटेक्ट्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो हमारे पर्यावरण से जो भी समस्याएं हो रही हैं वो भी पानी के जरिए ही कई प्रकार की समस्याओं को, पानी यदि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद रहेगा तभी उन समस्याओं से हम निपटने में सफल रहते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पानी को बचाना जरूरी है। फिर मिसमैनेजमेंट और ओवर यूज की वजह से हमें कई प्रकार के इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलता है, जैसे कि नदियों का सूख जाना, तालाबों का सूख जाना और पानी की कमी के कारण कई प्रकार के पेड़ पौधे, जमीन का तेजी से बंजर होना। और जमीन तेजी से बंजर होगा तो उससे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो भी कम होगा, जिससे आने वाले दिनों में हमें खाने पीने की चीजों की भी कमी देखने को मिल सकती है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए और जो ये सुविधाएं बताई गई हैं, इन सभी चीजों को इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है कि वाटर कंजर्वेशन किया जाए। अब हम जानेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? तो हम जिस प्रकार जो ये चित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो डैम है इसी को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोलने लगे? क्योंकि पहले के समय में जो डैम होता था उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता था कि पानी जो है उसके बहाव को आगे बहने से रोकने के लिए लोग बांध बनाते थे पुराने समय में और पानी को रोकते थे। लेकिन आज डैम का सिर्फ इतना यूज नहीं रह गया है कि सिर्फ पानी रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। डैम का इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, बिजली बनाने के लिए, खेती के लिए, फ्लड रोकने के लिए और सूखे के समय में वापस क्षेत्रों में उन जो नदी वाले उसके आसपास की नदी के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए। तो बांध का सिर्फ एक काम नहीं रह गया, कई सारे काम रह गए। इसीलिए बांध को, इस प्रकार के बांध जो कई फंक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं, इस प्रकार के बांध को हम बोलते हैं, डैम्स को बोलते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। और इसी वजह से, क्योंकि एक अच्छे डैम से हम ये सारी जो फैसिलिटीज है वो ले सकते हैं, इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने डैम्स को बोला था डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के ये वो मंदिर है जो लोगों को सच में कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हो, चाहे वहां के लोकल लोग हो, हर प्रकार से डैम जो है हर प्रकार के लोगों का मदद करने वाला है। इस वजह से उन्होंने कहा कि जो डैम्स है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल है। अब यदि हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का यूज हम किन किन चीजों के लिए करते हैं? खेती बाड़ी, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी बिजली से जो पानी बनते हैं उसके लिए। अभी बिजली से पानी कैसे बनता अभी बताते हैं।
फिर फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए, यानी घरेलू और इंडस्ट्रियल यूज दोनों प्रकार के यूज के लिए हम इन डैम्स के पानी का यूज करते हैं। फिर नेविगेशन एंड फिशरीज यानी मछली पालन इत्यादि के लिए भी हम डैम का यूज करते हैं। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो पानी से बिजली। अब आप लोग सोचते होंगे पानी से कैसे बिजली बनता है भाई? तो जो हम डैम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डैम का स्ट्रक्चर है, ये अगर मान लीजिए पूरा बंद, इसके सारे गेट बंद कर दिए जाएं तो इधर का पानी इधर ही रह जाएगा, इधर बिल्कुल कोई भी पानी नहीं आ पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे सारा एरिया खाली हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े पंखों वाले टरबाइन लगाए जाते हैं और उस टरबाइन को जो है जनरेटर के जरिए कनेक्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं टरबाइन जनरेटर। अब ये टरबाइन जनरेटर की जो पत्तियां हैं, जब ये ऊपर इसके डैम के शटर को खोला जाता है तो इसका पानी जो है तेज धार के साथ इन पत्तियों पर गिरता है और उसको तेजी से नचाने का काम करता है। जब ये तेजी से नचता है तो जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर का जो शाफ्ट के जरिए जो जनरेटर है वो भी नचना शुरू हो जाता है, और जब वो धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जब पानी का प्रेशर उस पर तेज चलता है तो और तेज घूमने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जनरेटर में बिजली पैदा होना शुरू हो जाता है और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, इस जनरेशन के लिए इस प्रकार से हम पानी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से पानी से बिजली बनाया जाता है। इसका एक लंबा प्रोसेस है, वो आपके लिए अभी उतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इसके बारे में डिटेल वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स तो कई सारे इंडिया में जो, लेकिन मेजर एग्जांपल्स है वो भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट है, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट है और सरदार सरोवर डैम। ये जो सरदार सरोवर डैम है ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक स्टेट को नहीं बल्कि ये कई स्टेट से होकर गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और इन सभी स्टेट के लोगों को इक्वली बेनिफिट करता है ये सरदार सरोवर डैम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डैम है। और भी कई सारे डैम से, इसको आप मैप के जरिए, अगर इसमें मुझे आगे मिलेगा तो मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि कई सारे इंपॉर्टेंट डैम्स इंडिया में हैं, उसको आपको पढ़ना जरूरी है ताकि जो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोथ यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 महत्वपूर्ण है इसका तो लोकेशन आप बिल्कुल ही मैप में देख लेंगे। अभी अगर मुझे मैप वाला अगर आगे पोर्शन आता है तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। फिर डैम्स, तो डैम का डेफिनेशन क्या होता है कि डैम इज अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू रेगुलेट वाटर फ्लो एंड स्टोर वाटर्स। यानी जो डैम है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ डैम का इस्तेमाल किया जाता है पानी को रोकने के लिए, और अलग अलग जो भी हमारा उसका पर्पज है उसके पानी को यूज करने का, उन पर्पज को फुलफिल करने के लिए हम डैम्स का यूज करते हैं। तो डैम मेनली एक प्रकार का बैरियर है जो एक तरफ के पानी को एक तरफ रोके रहने में मदद करता है, बाद में फिर जरूरत पड़े तो फिर उसको आगे बहाने में मदद करता है, जैसा कि आप ये बैकग्राउंड चित्र में देख भी सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम में हम क्या देखते हैं कि 2 प्रकार से हम डैम्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बाय स्ट्रक्चर और बाय हाइट। यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डैम्स के 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टिम्बर डैम। टिम्बर डैम क्या होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो लकड़ियों का, ऐसे लकड़ी जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं उन लकड़ियों का इस्तेमाल करके, बांस इत्यादि का इस्तेमाल करके इस प्रकार से आर पार जाने के लिए जो पुल नुमा स्ट्रक्चर है, या फिर पानी को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है। ये अब उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के डैम को हम टिम्बर डैम बोलते हैं। फिर एम्बार्कमेंट डैम। एम्बार्कमेंट डैम क्या होता है, इस प्रकार से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता है जो एक तरफ को बिल्कुल सूखा रखने में मदद करता है, वहां पे बिल्कुल पानी का उसका कुछ यूज नहीं है, सारा का सारा पानी एक ही तरफ स्टॉप कर दिया जाता है, फिर उसको डाइवर्ट करके दूसरे किसी दिशा में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार के डैम को हम एम्बार्कमेंट डैम बोलते हैं। फिर मैसनरी डैम क्या होता है, मैसनरी डैम इस प्रकार के डैम्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े गेट लगे होते हैं और समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसको खोला या बंद किया जा सकता है। और जो दूसरा तरफ, जो इसका जो अपोजिट पार्ट है जिधर पानी स्टोर रहता है, वहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ह्यूज अमाउंट में उसका एक रिजर्वायर बनाया जाता है जिसमें पानी को रिजर्व करके रखा जाता है। हाइट के आधार पे हम देख सकते हैं कि लो हाइट डैम्स होते हैं, मीडियम हाइट डैम्स होते हैं और हाई डैम्स होते हैं। फिर
क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की क्या क्या कमियां हैं? तो पहला है डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के नेचुरल फ्लो को अगर हम डाइवर्ट करते हैं तो रिवर का जो नेचुरली कई सारे लैंडफॉर्म्स है वो उसको बनाने में कहीं ना कहीं असफल हो जाता है, और इस प्रकार से रिवर के मरने का भी चांस होता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक डैम्स के जरिए पानी को रोक के रखते हैं तो जो आगे का रिवर के फीचर्स है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रिवर सिस्टम का जो नेचुरल फ्लो है उसको भी डिस्टर्ब करता है और पूरे रिवर सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, और इस वजह से हमें कई प्रकार की इकोलॉजिकल समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो यह मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का पहला नुकसान है। जो उसकी दूसरी समस्या है सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर, यानी अभी हमने देखा कि जो नदी का दूसरा, जो डैम का दूसरा अपोजिट पार्ट है जहां पे पानी जमा किया जाता है, वहां क्या है, दूर से पानी आ रहा है, और पानी जब आता है नदी में तो अपने साथ सिल्ट भी लाता है, सेडिमेंट्स भी लाते हैं, और वो सेडिमेंट्स क्योंकि पानी आगे नहीं जा रहा है इसीलिए सेडिमेंट्स भी आगे नहीं जाएगा। फिर वो क्या होता है, सारा सेडिमेंट उसका जो बेस होता है रिजर्वायर का वहां पे जमा हो जाता है और धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होने लगता है, जहां जिसके कारण वहां पे सैलिनिटी भी बढ़ती है उसके आसपास के जमीनों में। तो ये एक दूसरा कारण है जिससे क्या होता है, सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्वायर के कारण हमें इकोलॉजिकल समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर लॉस ऑफ इक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। इक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब जो नदियों की जो इक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है, अब नदी में पानी ही नहीं रहेगा तो इक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी बनेगा कहाँ से? तो बांध को बंद कर देने के कारण जो नदियों में कम पानी हो जाता है या बिल्कुल पानी सूख जाता है, जिसके कारण हमें इक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने के जो ट्रेसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। बांध जो है 1-2 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 100 फीट में नहीं बनता है, उसके लिए कई किलोमीटर का एरिया लगता है, और जब उसका जो रिजर्वायर बनाया जाता है उसके लिए भी कई किलोमीटर के दायरे में कुल मिला के उसको बनाया जाता है, जिसके कारण अगर जंगल में बनता है तो ट्राइबल जो लोग हैं उनको अपने जगह से शिफ्ट होना पड़ता है। जो नॉर्मल किसी गांव शहर के आसपास बनाया जाता है तो उसके आसपास के लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो कल्चरल डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो ये भी कमी है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की। अगला नेक्स्ट इसकी जो खामी है वो फ्लड ड्यू टू सिल्टेशन, यानी जब उसमें सिल्टेशन काफी अधिक होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रिवर चैनल है उसमें सिल्टेशन हो जाने के कारण उसमें वाटर होल्डिंग, पहले के मुकाबले जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी रिवर चैनल की वो अब कम हो जाती है, जिसके कारण जब दोबारा उसमें पानी आता है तो वो कम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने के कारण उसका पानी रिवर चैनल से बाहर आ जाता है, और ये जो इसके कारण जो है फ्लड की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। सॉइल सैलिनेशन अभी बता दिया कि पानी जब एक ही साथ जमा रहेगा वहां पे सिल्टेशन वगैरह की जो एक्टिविटीज है, सेडिमेंटेशन की जो एक्टिविटीज है वो अगर होंगी तो वहाँ पे सॉइल सैलिनेशन यानी जमीन में जो नमी की मात्रा है, नमक की जो मात्रा है वो जमीन में वो बढ़ेगी, और इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की जो दिक्कतें हैं वो हमें देखने को मिलती है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब भैया धरती का एक बैलेंस है हर चीज का, अब आप इतने बड़े बड़े डैम्स बना दे रहे हैं कि क्या होता है कि उसका जो रिजर्वायर है उसमें कई लाख टन, करोड़ मैट्रिक टन जो उसमें पानी है उसको होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है उस पर उसका असर पड़ता है, जो एक ही जगह पे बर्डन है, सरफेस बर्डन, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक जैसी भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या होता है, तो जब पानी का जो नदी है वो जाहिर सी बात है किसी एक स्टेट से होके नहीं जाता, कई सारे स्टेट से होके जाते हैं, तो जो नदी का पानी है वो एक स्टेट में जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा। अब पहला स्टेट वाला सोच रहा है ज्यादा होशियार कि मैं यहाँ पे एक डैम बना देता हूँ, क्या करता हूँ, सारा पानी अपने में रोक लेता हूँ, फिर मेरे स्टेट में किसी भी प्रकार की पानी की समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन भाई जो अगला स्टेट है वो क्या करेगा, उसके यहाँ तो सूखा की समस्या पड़ जाएगी, या फिर जब इसके यहाँ कभी बराबर ज्यादा पानी होगा या अचानक से छोड़ दिया तो जो उसके आगे का स्टेट है वहां पे बाढ़ जैसी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जब समस्याएं होती हैं
तो इस प्रकार की समस्या को इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स बोलते हैं, यानी कि दो राज्यों के बीच पानी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं इसको हम इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। ये हमको एक इसका एग्जांपल कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। इसमें कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट क्या है, तो कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में 3 राज्य शामिल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जो आज के डेट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो कृष्णा नदी है ये इन तीनों स्टेट से होके गुजरता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र ने जो इसकी कोयना रिवर है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की, वहां पे इसने एक बांध बना दिया है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इसका पानी है, कृष्णा नदी का पानी हो डाइवर्ट होके महाराष्ट्र को ही ज्यादा पानी मिलता है, और जो आगे के 2 स्टेट है कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश, इनको इसका जो मिलने वाले पानी का अमाउंट है वो कम हो गया है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ के जो इकोलॉजी पर असर पड़ता है, यहाँ के लोगों को जो सूखे के दिन है उन दिनों में पानी जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण एक स्टेट है जो ज्यादा पानी पा रहा है, एक स्टेट है जो कम पानी पा रहा है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर जो विवाद है इसको हम कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, कॉसेस जो वाटर डिस्प्यूट के कारण क्या होता है, 2 स्टेट्स के बीच में हम देखते हैं कि टेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस, बहुत सारी चीजें उससे जो है डिटरमाइन होती हैं, जिसके कारण क्या है हमें वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। अब रिवर्स इन इंडिया, यानी जो इंडिया के मेजर रिवर्स है, ये एग्जाम के जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको जानना जरूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले जो इंडिया की मेजर रिवर है नॉर्थ इंडिया की, वो ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से गंगा नदी, उसके बाद उसके बगल से यमुना नदी बहती हैं, फिर इधर घाघरा, गंडक और एक कोसी नदी, 3 नदियां हैं। उसके अलावा यहाँ पे गोमती नदी भी बहती है जो आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर अगर यमुना नदी के हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो बेतवा और चंबल, ये 2 इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अगर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करें तो जो सबसे ऊपर का रिवर है उसे इंडस रिवर, फिर उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इस प्रकार से इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है। इसी प्रकार से जब हम सरदार सरोवर डैम के बारे में भी हमने बात किया था, वो देखिए यहाँ पर है। फिर टिहरी डैम सिस्टम यहाँ पर है, भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पर है, नरौरा डैम यहाँ पर है। नरौरा डैम जो है गंगा नदी के ऊपर, टिहरी डैम भी गंगा नदी के ऊपर है, भाखड़ा नांगल डैम जो है सतलज नदी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। फिर सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि दामोदर बांध जो है, दामोदर नदी परियोजना, हमें दामोदर रिवर के ऊपर ही देखने को मिलता है। फिर उसी प्रकार से हम इधर देखते हैं कोयना डैम, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, कोयना नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि एक कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर कृष्णा नदी पे ही नागार्जुन डैम बनाया गया है, तुंगभद्रा डैम बनाया गया है। फिर कावेरी नदी पे मेट्टूर डैम बनाया गया है, कोटा बैराज चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर डैम, ये सारे जो है चंबल नदी के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट डैम्स है, ये आपको एग्जाम के लिहाज से याद करना जरूरी है। हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो ये सारे डैम्स आपको एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसके लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से बुक में भी जरूर देखिएगा, और या तो इस वीडियो के जरिए भी आप रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पानी की क्या समस्या, हमने बात कर लिया पानी की समस्याओं के बारे में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में, डैम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे जो पानी से होने वाले विवाद होते हैं राज्यों के बीच, उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी कि पानी के महत्व को समझ लिया, पानी के कमी के कारण होने वाले दुष्परिणामों के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन अब उसको बचाया कैसे जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका पहला एक तरीका है, यानी बारिश से जो पानी होता है, जब बारिश आता है तो बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी होता है। लेकिन अगर उसी पानी को स्टोर कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए किसी प्रकार से, उन दिनों के लिए जिन दिनों में हमें सूखे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि हमें काफी हद तक जो वाटर स्कैर्सिटी की जो समस्या है उससे निपटने में हमको मदद मिलता है। तो पहला जो इसका वाटर हार्वेस्टिंग का मीनिंग यही है कि
रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना और फ्यूचर यूज के लिए उसको इस्तेमाल में लेना, इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है दोबारा रिचार्ज होता है। फिर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ सरफेस वाटर, यानी नदी के जो पानी है या फिर और जगह से जो हम पानी प्राप्त करते हैं उस पर हमारा डिपेंडेंस कम हो जाता है, और मैं डे टू डे एक्टिविटीज़, कई सारे एक्टिविटीज़ में हम इसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल सोल्यूशन है, यानी इसको स्टोर करने से किसी भी प्रकार से हमें इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है उसकी समस्याओं को देखना नहीं पड़ता है, और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो जिसके जरिए किसी भी चीज़ को हमको नुकसान भी नहीं झेलना पड़ता है, और हमें उल्टा आने वाले दिनों में अच्छे जो उसके रिजल्ट्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पुराने समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है वो आज से नहीं, हमें पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे वो भी इन चीज़ों को समझते थे। तो किस किस क्षेत्रों में किस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है इसको अब हम समझेंगे। जैसे हिमालयन रीजन में जो बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, इसको गुल्स या कुल्स के नाम से जानते हैं, इस प्रकार से गड्ढे होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश, इतने बड़े गड्ढे हैं, जब भी इसके आसपास के क्षेत्र में बारिश होगा उन सारा बारिश का पानी आके इसी में वापस से जमा हो जाएगा, जिसे बाद में जो वापस यहाँ के जो विलेजर्स से गांव के लोग हैं वो दोबारा इस पानी को यूज कर सकते हैं अपने कई सारे पानी से जरूरत जो संबंधित काम है उसको करने के लिए। तो ये इसको हम बोलते हैं हिमालयन रीजन में गुल्स के नाम से, जो यूपी बिहार के रीजन से इसको हम तालाब बोलते हैं अपने क्षेत्रों में। फिर राजस्थान में खादिन्स या जोहाड़ के नाम से हम जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है। ये क्या होता है, एक ऊंचे ढलानदार क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के नीचे इस प्रकार से इसको एक बड़ा सा तालाब प्रकार का बना दिया जाता है, जिसको इस स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, खादिन के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो ढलान के एरिया के सारा पानी है वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खादिन। अब ये खादिन क्या होता है, यहाँ का पानी धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। इसके थोड़े दूर आगे फिर से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जहां पे यह पानी फिर से ऊपर आ जाता है, फिल्टर होके, नेचुरली फिल्टर होके, और इसी वेल के जरिए फिर हम उस पानी का यूज पीने के लिए या फिर और भी एक्टिविटीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो राजस्थान में इस प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम खादिन्स एंड जोहाड़ के नाम से जानते हैं। फिर टंकाज क्या है, टंकाज भी इस प्रकार से जो रेतीले क्षेत्र वहां पे देखते कि किस प्रकार से बड़े बड़े टंकी बना के छोड़ दिए जाते हैं, ईंट के स्ट्रक्चर बना के, और इसके अंदर जो है पानी को स्टोर किया जाता है। इस प्रकार से देखिए इसमें नालियां बनी हुई हैं चारों तरफ से, जब चारों तरफ से इसके ढलानदार क्षेत्रों में बारिश होगा, बारिश का पानी आएगा तो इन जालियों के जरिए, नाली के जरिए वापस इसमें पानी रिचार्ज हो जाता है। नीचे से कच्चा होता है, ऊपर का एरिया ठोस होता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को राजस्थान में टंकाज के नाम से जानते हैं। फिर बंगाल वगैरह में इन्यूडेशन प्लेन्स बनाए जाते हैं। इन्यूडेशन प्लेन क्या होता है, इस प्रकार से नहर टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें आसपास के क्षेत्रों का बारिश का जो पानी है आके इसमें जमा हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स है जिसके जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। रूफ टॉप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। रूफ टॉप में क्या होता है, सबसे पहले जो छत पे हमारे जो बारिश के सीजन में क्या होता है, हमारे छतों पे अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो छतों में पाइप बने होते हैं उन पाइप के जरिए वापस वो पानी बह के चला जाता है। लेकिन उन्हीं पानी को अगर हम स्टोर कर लिए किसी भी प्रकार से, टैंक वगैरह बना के उस पाइप को किसी टैंक में कनेक्ट करके, तो इस प्रकार के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम रूफ टॉप के जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, रूफ टॉप से रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद फिल्टर एंड स्टोर्ड इन टैंक्स, इस प्रकार के टैंक्स को बनाया जाता है जो नेचुरली उन वाटर को फिल्टर करके स्टोर करे। इससे क्या होता है, जो आसपास के क्षेत्र है, वेल्स है या फिर ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज हो जाता है और ग्राउंड वाटर लेवल को भी ऊपर बढ़ाने में मदद करता है। और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको तमिलनाडु ने इसको कंपलसरी कर दिया बाय रूल कि सबको हर घर में जितने भी घर बनेंगे उसमें इस प्रकार के रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का होना जरूरी है। और अगर नहीं होगा, किसी ने इस लॉ को कानून का उल्लंघन किया, तो उसके लिए एक कानूनी सजा का प्रावधान भी है। तो इस प्रकार की जो सिस्टम है वो अनेक राज्यों में किया जाना चाहिए, लेकिन पहले इसको तमिलनाडु में किया गया। फिर उसके बाद शिलोंग में भी हमें इस प्रकार के प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। फिर कर्नाटक के गेंदादुर विलेज में भी एक पूरा गांव ही है
जो इस प्रकार के प्रैक्टिस को यूज में लेती है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो लोग करते हैं। फिर उसके बाद बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये जो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये वाटर कंजर्वेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो मेघालय वगैरह, मेघालय जैसे स्टेट में हमको देखने को मिलता है। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां पे साल में सबसे अधिक बारिश होता है, लेकिन फिर भी वहां जब बारिश के दिन नहीं होते हैं उन दिनों में पानी की समस्याएं होती हैं। अब आप भी सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश सिर्फ न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश अगर कहीं होता है तो चेरापूंजी, यानी मेघालय में जो चेरापूंजी जगह है वहां पर बारिश होता है। तो ऐसे रीजन्स में पानी की कमी कैसे हो सकती है? रीजन ये है कि जो मेघालय है वो ढालदार एरिया है, स्लोप है, तो जो पानी जब भी वहां पे आता है रेन वाटर के जरिए वो तेजी से सड़क के फिर निचले क्षेत्रों में चला जाता है, जिसके कारण वहां पर जब बारिश के अलावा जो बाकी के दिन होते हैं उन दिनों में पानी की समस्याएं लोगों को देखने को मिलती हैं। फिर इससे क्या होता है, तो इस वजह से लोग वहां पर वाटर कंजर्वेशन के कई सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल में लेते हैं। उसमें से एक है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या है, पानी का एक एक बूंद पेड़ों के जड़ तक पहुंचता है और कहीं भी किसी भी प्रकार का वाटर वेस्टेज हमें देखने को नहीं मिलता है। ये एक बेस्ट ट्रेडिशनल मेथड है। इसको हम जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के आइडियोलॉजी पे चलते हैं, यानी एक ड्रॉप जो है एक एक क्रॉप में पड़े और अधिक से अधिक उसका जो है कल्टीवेशन यानी प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हम प्राप्त कर पाए। तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन का ये फायदे हैं। इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से बांस को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके खेतों में अलग अलग रीजन्स में इसको फैलाया जाता है और इसमें क्या होता है, पानी का मिनिमम वेस्टेज होता है। ये तो हमने देखा ब्लूप्रिंट के जरिए। अब इसको देखिए कि फोटो के जरिए किस प्रकार से यहाँ पे पाइप पे छोटे छोटे बांस पे होल कर दी जाती है। होल इसलिए होते हैं क्योंकि वाटर प्रेशर, एयर प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रहेगा तो वाटर को इजीली फ्लो होने में, आगे फ्लो होने में मदद होता है और एक एक बूंद इसमें किसी भी प्रकार से वेस्ट नहीं होता है और सीधा बांस के जरिए जहां पे उसका पानी का नीड है वहां तक उसको पहुंचाया जाता है। तो और ये हाईली इफिशिएंट तरीका है वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए और वाटर कंजर्वेशन के एक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था वाटर ड्रिप, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है पानी को बचाने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जल जीवन मिशन सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें क्या होता है कि जो रूरल क्षेत्र है यहाँ पे हर घर में डेली एक व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पानी हर घर को दिया जाए, जिससे क्या होगा, पाइप ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पाइप के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए। इससे क्या होगा कि लोग अपने अपने घर में जो वो ट्यूबवेल सिस्टम है उसके जरिए वो समरसेबल सिस्टम से वो पानी नहीं निकालेंगे और ग्राउंड वाटर का जो अभी हमने आगे देखा कि जो एक्सप्लोटेशन है उसमें कमी आएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जल जीवन मिशन इंश्योर किया। इसमें पानी के पाइप के जरिए लोगों के घरों में एक सेंट्रलाइज टंकी सिस्टम होता है, उसके बाद एक पानी के जरिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाइप के जरिए लोगों के घर तक पानी पहुंचता है। तो इस प्रकार के इस योजना में लोगों को 55 लीटर पानी एक व्यक्ति के हिसाब से, यदि यानी कि घर में 2 लोग हैं तो उस घर में 110 लीटर पानी की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। फिर अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्या है, इसमें ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाता है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे इस पे जोर दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए कि किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स को लोग यूज में लें और पानी को बचाने के लिए आगे आए। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर घर को, हर खेत को पानी एक इसका मोटो है, जिसमें ये होता है कि वाटर यूज की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए सरकार के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो खेतों में लोग जो खुद के उससे खर्चे से ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं वो ना लगाएं और सरकार अपने उस खर्च से लोगों तक, खेतों तक पानी पहुंचाए। जिससे क्या होता है कि पानी का जो, जब लोग पर्सनल कैपेसिटी पे पानी का यूज करते हैं तो पानी का अंधाधुन यूज करते हैं, लेकिन जब सरकार उसको रेगुलेटेड तरीके से उनको यूज करने के लिए देंगी तो उससे पानी का वेस्टेज कम हमें देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से इस ऑब्जेक्टिव के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सरकार लाई है। इसके अलावा हम बिहार में देखते हैं कि हर घर नल योजना लाई गई है। इसमें भी इसी प्रकार से पाइप के जरिए टंकी के एक गांव में, हर गांव में एक टंकी होता है
उस टंकी के जरिए गांव में जो 100 घर 1000 घर होते हैं उसमें इस प्रकार से पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जिसमें सरकार का मेन पर्पज है, पहला है पानी को बचाना और दूसरा हर घर तक, हर व्यक्ति तक साफ पीने के पानी को पहुंचाना, ताकि लोगों का जो हेल्थ कंडीशन है, फूड सिक्योरिटी है, उसको भी इंश्योर किया जाए। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी, वादा किया था कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक टिप, एग्जाम का टिप जो आपको एग्जाम में बहुत मदद कर सकता है। तो इसका पहला टिप यही है कि जो जितने भी डैम्स हैं उसका आप मैप के जरिए प्रैक्टिस कर लीजिए। मेजर डैम जैसे भाखड़ा नांगल डैम हो गया, टिहरी डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, सरदार सरोवर डैम, इनके आप मैप बना के इनके पोजीशंस उनको याद कीजिए, उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर ये जो डैम्स है ये किन नदियों के ऊपर है उसको आपको देखना है। इससे ये होगा कि इन सारे डैम से पक्का हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बेनिफिशियल यूज होगा। बाकी ये जो सारे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के और ये जो इरिगेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको मदद करें। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो हम लेके आएंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।